इस लेक्चर में फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट आईआईटी में आया है और आज भी 2 सितंबर का डेट है, रात के बज रहे हैं 10। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक एक करके सबको हम डील कर रहे हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को एक पेज में लिखे हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड एरिया is considered as fundamental dimension of physical quantity, then the dimension formula of Young modulus of elasticity। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा है कि अगर आप फोर्स को, वेलोसिटी को और एरिया को डायमेंशन मान लेते हैं तब आपका यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा। तो यंग मॉडुलस आप जानते हैं, यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ ये ऐसे भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ वाई सोचेंगे तो डायमेंशन ऑफ वाई सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा फोर्स पे और एरिया पे। और आपको क्वेश्चन में भी बोला है कि डायमेंशन जो है वो फोर्स और एरिया के फॉर्म में और वेलोसिटी के फॉर्म में आपको लेना है। क्यों, इस तीनों को फंडामेंटल डायमेंशन मान लिया है। तो ये तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। एफ और एफ भी पे 0 और ए पे क्या आएगा -1, क्योंकि यहाँ से एफ इंटू ए पे -1 आएगा। तो ये आपका डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस है। तो ये क्वेश्चन था, एक सिंपल ही क्वेश्चन था डायमेंशन का। एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा है। तो पिछले बार जो एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक पैटर्न फॉलो हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था या सेकेंड शिफ्ट में आया था, सबका क्वेश्चन लगभग इक्विवेलेंट था और लगभग हर क्वेश्चन एक ही एरिया से पूछा गया था। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर किसी पार्टिकुलर एरिया को टच किया गया है किसी टॉपिक का, जैसे कि आपको यूनिट डायमेंशन का ये क्या है, यूनिट डायमेंशन को टच किया है फर्स्ट चैप्टर से, तो एरर का क्वेश्चन शायद इस बार किसी एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो डायमेंशन का थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिएगा। उसे डायमेंशन का क्वेश्चन जनरली आईआईटी में जो आता है वो लेंदी क्वेश्चन होता है और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपको हम डील किए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ये एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। टू ट्रेन ए एंड बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। A man walking on the train A with speed 1.8 km per hour opposite to the direction of train A. The velocity of man seen from the train B. तो हमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है B से। तो एक ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, तो इसके बाद जितना भी एग्जाम होगा हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल को टच ना किया जाए, रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट को पे ध्यान दीजिएगा। तो रिलेटिव मोशन का एक ही कंसेप्ट चलता है। अगर आपको हम बोले कि कोई भी रिलेटिव है, मान लीजिए वेलोसिटी का रिलेशन निकालना चाहते हैं ए टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका कंसेप्ट होता है, अगर मेरा कोई थर्ड सिस्टम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब दिए हुए डाटा के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप डील कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन इधर हम डील कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रेन है, पहला ट्रेन है और दूसरा ट्रेन है। अब मान लीजिए ये आपका ट्रेन ए है और ये ट्रेन आपका बी है।
ए ट्रेन और बी ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो रिलेटिव मोशन का जब भी आप क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो विदाउट वेक्टर ट्राई मत कीजिएगा। विदाउट वेक्टर कीजिएगा तो उसे बनने का तो ये बन जाएगा, लेकिन गलती होने का चांस थोड़ा सा रहेगा। तो जैसे ए है और ए पे एक आदमी है, आदमी को मान लेते हैं एक मैन है जो इस पे वॉक कर रहा है, ठीक है। तो हमको गिवन डाटा दिया हुआ है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड को हम क्या ले लिया, एज ए फ्रेम रेफरेंस, ठीक है। तो हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है। अब इस तीनों का वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म में अगर बैठाते हैं तो मान लीजिए इधर आपका एक्स एक्सिस है, कंसीडर कर लिए उधर मेरा एक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है 36 किलोमीटर, तो ये हम लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। और जितना भी आपको इसका ऑप्शन था सारा ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में था, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 सीधा 10 बन जाता है, ऊपर 1000 से गुना होगा, नीचे 3600 से। अगर हम दूसरा लेंगे क्वांटिटी, तो दूसरा क्वांटिटी है, अब इसका डायरेक्शन को भी आपको असाइन करना होगा, तो अब वेलोसिटी का इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में माने, तो इसको हम ले लेते हैं आई। अब दूसरा है 72 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड में, तो इसका कन्वर्टेड वैल्यू कितना होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस आई, इतना हो गया। अब बोला है कि आदमी जो वॉक कर रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस स्पीड से वॉक कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए का मतलब है अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आदमी वॉक किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इसका दिया है 1.8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए हम वेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हम वेक्टर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा हो गया, ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस आई की डायरेक्शन में होगा। अब देखिए हमको जो रिलेटिव मोशन में निकालना है उसको आराम से हम लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी बोला है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये निकालना है। तो अब हमको इसका रिलेवेंट में जाना होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मैन का वेलोसिटी विथ ए हमको पता है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू करेंगे ग्राउंड। इसके बाद क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो देखिए हम फाइनली एम से कहाँ पहुँच गए, बी तक पहुँच गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लिखने का बस यही पैटर्न है कि आप एम से आपको बी तक पहुँचना है, तो एम से हम ए गए, फिर ए से जी गए, और फिर जी से बी गए। यहाँ तक समझ में आया। तो अब इस लिखने के पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमको जो सब पता है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ए पता है, ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, और हमको पता है ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी नहीं पता है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये मेरा सिंपल बन जाएगा, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे क्या किया, जब इसको कन्वर्ट किया तो ये वेक्टर का डायरेक्शन पलट गया, तो यहाँ एक माइनस का साइन आ गया। तो अब मेरा यहाँ रखा दिया हुआ वैल्यू को हम एक एक करके पुट करते हैं। तो पहला वैल्यू है 0.5 माइनस आई, दूसरा वैल्यू है ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो ए का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10, और ये है आई। बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो -20 आई। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सब में आई है तो ये मेरा डिक्रीज कर गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 29.5 आई। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, चेन रूल को आप अगर समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है और एक इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ है फिगर के अंदर। ये सारा क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हम नेट से लाए हैं। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि आज भी डेट है 2 ही सितंबर, तभी आईआईटी क्वेश्चन अभी तक अपने साइट पे अपलोड नहीं किया गया। तो देखिए ये मेरा थीटा एंगल है। बोला है कि एक ब्लॉक है जो बी पॉइंट पे है और एक ब्लॉक है जो ए पॉइंट पे है और बीच में एक पॉइंट सी है जो इस पूरे सरफेस को दो अलग अलग पार्ट में बांटता है। ऊपर वाला सरफेस जो है ये स्मूथ है और ए से सी तक जो पार्ट है ये रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। और म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू के टेन टू थीटा, के टेन थीटा। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे सिंपल पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा और गिवन डेट है BC इक्वल टू 2AC। मतलब ये जो BC है इसको अगर आप लेंथ L मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका दुगुना 2L। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप बनाने का काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हैं। पहले इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालिए और एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप यहाँ पे कितना टाइम के बाद पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा उसके बाद उसका वेलोसिटी निकालिए। फिर यहाँ से यहाँ तक आप फिर से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा के इसको रोकने का कोशिश कीजिए। तो देखिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बन सकता है। तो आसान जो पड़ता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम पड़ता है। बस उसमें आप किसी चीज़ का टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। टाइम को छोड़ के आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का भी आप जैसे डील कीजिएगा तो इसमें टाइम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो आप इसको क्या कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाइए। तो मान लीजिए कि हाइट h है, तो ये ब्लॉक के पास अभी एनर्जी कितना है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। और यही बेसिक कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम इसी बेसिक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो नेचर का हो, या फिर कोई एक्सटर्नल बॉडी सिस्टम के बाहर से लगा, सिस्टम के बाहर से लगने वाला कोई फोर्स, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड करे, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ओनली आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर रफ है तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। इतना बात समझ में। अब देखिए चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मेरा क्या फाइनल पॉइंट है और ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो अगर हम बोलेंगे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो एम फाइनल माइनस एम नहीं लिखते, चलिए ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, अब ई फाइनल मेरा एनर्जी कितना है, तो फाइनल में आपको बोला है कि ए पे आके बॉडी रुक जाए। ठीक है, तो ए पे अगर बॉडी आके रुक गया और आप इसको रिफरेंस मान लेते हैं तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जीरो है। तो अगर ई फाइनल की बात करेंगे तो ई फाइनल आपका क्या है, जीरो है। दूसरा बात है बी पॉइंट, बी दैट इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे बॉडी क्या हुआ है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है।
जब ये जस्ट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर ई इनिशियल की बात कीजिएगा तो ई इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, तो पहले काइनेटिक एनर्जी मेरा 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। क्यों, रिफरेंस पॉइंट हम क्या मान लिए, दैट इज कॉल्ड द रिफरेंस। तो यहाँ पे हमको टोटल एनर्जी मिल गया। अब इतना इक्वल टू मेरा क्या होता है, इतना इक्वल टू होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। इतना बात समझ में आया। तो अब हम लोग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन सोचेंगे तो हमको सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा। तो मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉक है और ये एंगल आपका कितना है, थीटा बना रहा है। तो यहाँ मेरा नॉर्मल फोर्स एन है और नीचे अगर फोर्स लग रहा है तो वो mg का लग रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ज्योमेट्री से आप देखिएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो हम लोग समझ गए कि नॉर्मल फोर्स कितना है, mg cos थीटा। और हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे। क्यों, इसका डिफिनेशन यही है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जब आप डिफिनेशन देखिएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या जानेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो के लिखते हैं, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। अब यहाँ पे आप इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव मोशन बोले तो मेरा ब्लॉक इस पे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि यही सब छोटा छोटा बात है जिससे आईटी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, तो देखिए तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ जब मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में है ना, फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अगर हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एफ एस इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है एल लेंथ मान लिए हैं, इक्वल टू क्या आएगा, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ई इनिशियल आपको हम दिखा दिए हैं, इतना होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस एम जी कॉस थीटा, म्यू गैप हो गया, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू एच। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एम एम जी जी कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस कॉस थीटा इंटू एल। अच्छा ये भी माइनस में आएगा, ये भी आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ई फाइन इनिशियल तो 0 है, ई फाइनल इतना। तो अब देखिए माइनस माइनस आपका कट गया, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एच। अब देखिए एच का वैल्यू हमको सोचना है, एच का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ टोटल कितना हो गया, 3l। और ये अगर थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है h बाय 3l। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 3l साइन थीटा। तो h इक्वल टू आ गया आपका 3l साइन थीटा। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, माइनस माइनस भी कट चुका है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू 3l साइन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, अच्छा म्यू, यहाँ से म्यू भी बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा म्यू एल, माइनस माइनस कट चुका है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एल एल भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा म्यू इक्वल टू 3 tan थीटा, ठीक है। अब यही आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आपको सिंपल दिया हुआ है म्यू इक्वल टू के tan थीटा है, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू होगा 3, के का वैल्यू कितना होगा 3। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही था। अब चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस बार का आईटी का क्वेश्चन रियलिटी में आप बोलिएगा कि मेंस का जो फिजिक्स का आईटी का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के लेवल में नहीं है,
बेसिक कंसेप्ट पूछा है, कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और जनरली मैकेनिक्स का क्वेश्चन इतना इजी नहीं रहता है। तो इस बार का मैकेनिक्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप खुद इसको महसूस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आईटी में। इसमें बोला है कि अगर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है ये तो स्टूडेंट ही देख के बताया होगा, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमको पता चला है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमको क्या दिया, एक पाराबोला दिया है, और इस पाराबोला के किसी एक पॉइंट ए और बी पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ये स्लिप ना करे, इसी का आपसे कंडीशन पूछा है। आपका कोई एक पॉइंट है ए बी, और इस पॉइंट पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो स्लिप ना करे, ये ए और बी पॉइंट है। और पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, पाराबोला का इक्वेशन दिया है 4y=4kx²। ठीक है, तो अब इस पे हम क्या करते हैं, इसको आसानी से देखिए ए बी के बीच एक रिलेशन क्लियर पता चल जाएगा। अगर आप बोलिएगा ना तो इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को हम देख के तुक्का भी मार सकते हैं। अगर आप रियलिटी में देखिएगा तो ए और बी ये तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं होगा, बाकी को आप डायमेंशन से मैच कराइए तो डायमेंशन के अनुसार जो डायमेंशन हम ओमेगा का ले रहे हैं उस डायमेंशन के साथ ये नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि y=kx² है तो k का डायमेंशन जो होगा वो 1/मीटर होगा। ठीक है, तो k का आप डायमेंशन लेके अगर आप चलिएगा तो ये आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन कौन ऑप्शन नहीं होगा। यहीं पे मेरा जो ओमेगा का यही दोनों डायमेंशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे भी हटाया जा सकता है, और बाकी आप प्रिडिक्शन से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे ए बी पॉइंट पे मेरा एक मास दिया गया है, तो अब हमको सोचना है कि ये स्लिप आउट नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे जो एक फोर्स ऑफ नॉर्मल लगाएगा सरफेस, इस नॉर्मल की वजह से इसको क्या मिलेगा, अंदर की ओर एक एक्सीलरेशन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा² इंटू, यहाँ पे रेडियस यहाँ से यहाँ तक ए होगा तो ओमेगा इंटू ए। ये बात समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और हम लोग जानते हैं कि इस पे एक और फोर्स लगा रहा होगा अर्थ, जो इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड mg। तो टोटल इस पे लगने वाला दो ही फोर्स है, रियल फोर्स। इसको आप बना सकते हैं कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स से भी। ठीक है, वो भी आप बोलिएगा तो बता देंगे। सूडो फोर्स क्या होगा, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ा हुआ है, अगर आप इसको घुमा रहे हैं और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि बाहर की ओर एक फोर्स कोई महसूस कर रहा होगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो m मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके पास एक्सेलरेशन है ओमेगा² इंटू ए। तो आप सोच सकते हैं कि इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको हम नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल जो मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन सूडो फोर्स से भी बनाया जा सकता है। तो इसको बिना सूडो फोर्स का अगर हम सोचेंगे तो देखिए इस जगह का आपको स्लोप मिल जाएगा, तो स्लोप को हम मान लेते हैं थीटा है। तो अगर n का दो कंपोनेंट होगा तो एक कंपोनेंट अप डायरेक्शन में होगा जो mg को बैलेंस कर रहा होगा, और एक n का कंपोनेंट सेंटर की ओर होगा जो एक सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मान लेते हैं। तो ये मास अगर m है तो एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर n, और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा थीटा होगा, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो गया। तो n इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आपका है mg, और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा n साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा m ओमेगा²
ए, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर ए। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यही न्यूटन्स लॉ बोलता है। तब यहाँ पे आप बनाइएगा, यहाँ भी नेट फोर्स वही हम लगा सकते थे, एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू जीरो, क्योंकि वर्टिकल एक्सीलरेशन इसका नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब कुछ दिया गया है, सेटअप आपका इक्विलिब्रियम है। तो अब देखिए यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम एक दूसरे में डिवाइड कर दे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए बाय जी। हम क्या किए, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिए, तो टेन थीटा के फॉर्म में आ गया ओमेगा स्क्वायर ए बाय जी। अब हम लोग टेन थीटा के बारे में सोचते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एट पॉइंट ए एंड बी। तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू 4kx² दिया हुआ है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमको स्लोप मिलेगा 8kx एट पॉइंट x, कोई भी x कोऑर्डिनेट पे हमको उसका स्लोप ये होगा। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, तो a एंड b, x का वैल्यू a है, तो यहाँ से हम सोच सकते हैं स्लोप मेरा क्या आएगा 8ka। तो हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 8ka। अब देखिए ये इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k 8ka इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए बाय जी। इतना समझ में। अब यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8kg। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया √2√2kg। तो ये आपका वैल्यू होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो इतना बात समझ में आया। देखिए एक बात बता रहा है, इस बार जो आईटी का क्वेश्चन है वो पार्टिकुलर एरिया से भी पूछा गया है, कुछ एरिया को बिल्कुल टच नहीं किया गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं जो कॉलिजन से आया है। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में कहता है कि एक मास m है और दूसरा मास जो है वो 3m का है। ये मास इनिशियली रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका वैल्यू दिया है ui। और आफ्टर कॉलिजन जो इसका मोशन होता है, तो m मास जो है, ये कॉलिजन पूरी तरह से इलास्टिक है। कॉलिजन क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है, इलास्टिक है, कॉलिजन इलास्टिक है। तो अब देखिए ये एक मास m है जो y के डायरेक्शन में मूव कर गया। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि मेरा जो कॉलिजन है वो 2 डायमेंशन का है। तो अगर ये y डायरेक्शन में गया तो दूसरा बॉडी के पास भी कम से कम एक y कंपोनेंट होगा, और x कंपोनेंट है तो x कंपोनेंट भी होगा। तो इसका कोई कंपोनेंट मानते, ये अगर यहाँ के टकराया होगा, ये उधर छिटका होगा, तो ये इधर क्या होगा। तो इसको मान लेते ये v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपसे सिंपल पूछा u और v के बीच का रिलेशन। कॉलिजन अगर इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर जगह फिक्स है, वो लगेगा। तो हम सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन को इजीली बना रहे हैं। तो देखिए इनिशियल में मेरा एनर्जी और कंजर्वेशन क्या है, तो इनिशियल में अगर पी बोलेंगे तो ये हो जाएगा m मास इंटू यू आई प्लस 3m इंटू नल वेक्टर 0। तो यहाँ से आपका आ गया m u i, ये p इनिशियल हो गया। अगर आपको हम p फाइनल की बात करेंगे तो p फाइनल मेरा कितना है, तो फाइनल मोमेंटम है m v j, अब प्लस इसको मान लेते 3m इंटू v डैश। तो ये आपका क्या है, फाइनल मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हमको इक्वेशन क्या आएगा, तो आ जाएगा m u i इक्वल टू m v j प्लस
3m v डैश, इतना आ गया। दूसरा अब हमको क्या लगाना है, तो एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है। तो अब देखिए इनिशियल एनर्जी मेरा कितना है, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m हाफ एम बी स्क्वायर, था हाफ m इंटू यू स्क्वायर होगा, इसका कोई मोशन नहीं है, ज़ीरो। के फाइनल एनर्जी कितना होगा, तो के फाइनल इक्वल टू हो जाएगा हाफ m बी स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/2 इंटू 3m बी डैश स्क्वायर। इतना बात समझ में है। अब मेरा कॉलिजन क्या है, प्योरली इलास्टिक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो के आई का वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो के आई इक्वल टू के एफ होगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2m यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3m वी डैश स्क्वायर। अब वी डैश स्क्वायर आपको पता नहीं है तो इसको आप निकालिए। देखिए यहाँ से आपका वी डैश स्क्वायर निकल जाएगा बहुत आसानी से, तो m कट जाएगा और वी डैश वेक्टर वी डैश इक्वल टू, इस जगह से देखिए वेक्टर वी डैश इक्वल टू आ जाएगा u i माइनस वी जे होल बाय 3, इतना आ जाएगा। अब इस वैल्यू का आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय वी डैश स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर इक्वल टू होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 9 होगा, क्योंकि एक आई है एक जे है। तो यहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको हटा दिए, तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 9, क्योंकि वी डैश स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो वी डैश स्क्वायर का वैल्यू इतना ही है, ये आपका वी डैश है। तो यहाँ से आपको v निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 हो जाएगा, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इधर से यू स्क्वायर इधर आएगा तो घट जाएगा, यहाँ बचेगा 4v स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर। अब यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा u बाय √2। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बार में कट जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड होगा, v इक्वल टू इतना स्पीड आपको कैलकुलेशन होना पड़ेगा तभी IT निकलेगा, तब कैलकुलेटिव फास्ट होइए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो इस बार IIT इक्विलिब्रियम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगला जो जिसका एग्ज़ाम आगे का बचा हुआ है वो इक्विलिब्रियम पे थोड़ा फोकस करें। जैसे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो आता है, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे वर्मा में भी मिलेगा, अदर बुक में भी मिलेगा। इक्विलिब्रियम का बहुत डिफरेंट, ऐसा भी एक आता है टेबल वाला, या फिर बैलेंसिंग सिस्टम्स का आता है। तो इक्विलिब्रियम का जो भी क्वेश्चन है उसको आप करके एक बार जाइएगा अगर आपके पास टाइम है तो, जिसका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है। एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास 3m है और उसको क्या क्या है, एक मीटर स्केल। मीटर स्केल का मतलब है कि 1 मीटर लेंथ आपका फिक्स कर दिया, एक मीटर स्केल पे हैंग कर दिया गया है। तो ये हैंग किया गया है, यहाँ से अगर मान लीजिए ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, तो ये 75 वाला पोजीशन पे हैंग किया गया है और इसका मास कितना है 3m, इसका मास दिया हुआ है m और ये आपका स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को बोला A है, ये स्ट्रिंग को बोला है B है। तो अब देखिए ये मास m है, आपसे सिंपल पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग A इसके, तो इसके अंदर टेंशन जो दिया हुआ है, टेंशन इन A इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है, इंटू m इंटू जी। आपसे पूछा K का वैल्यू कितना हो, ठीक है।
तो अगर इसमें टेंशन निकालना है तो टॉर्क जो हम लगाएंगे अबाउट बी लगा देंगे। अबाउट बी लगाएंगे तो बी इक्वेशन से खुद हट जाएगा और आपका वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बना देते हैं। अब देखिए इसका जो जितना भी इस जो बार दिया गया है मीटर स्केल, इसका जितना भी मास है उसको हम सोच सकते हैं कि दैट इज एट सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। तो ये मेरा हो जाएगा L/2 पोजीशन, मतलब 1/2 पोजीशन। तो यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा होगा mg, इस जगह पे एक फोर्स लग रहा है नीचे 3 mg, और इस जगह पे एक टेंशन लग रहा है TA, और इस जगह से टेंशन लग रहा है TB। तो हम इसके अबाउट क्या देखते हैं, टॉर्क देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम का केस है तो हम लोग जानते हैं टॉर्क जो होगा नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, 0। ये बात समझ में, नेट टॉर्क मेरा 0 होगा। तो अब हम लोग नेट टॉर्क सोचते हैं किसी एक के अबाउट, तो इसी के अबाउट सोचते हैं। यहाँ पे एक रेफरेंस मान लेते हैं। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क सोचेंगे तो बी पॉइंट इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस फोर्स एफ, यही टॉर्क होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज को आप मान लीजिए पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज को मान लीजिए निगेटिव है। एक डायरेक्शन आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज जो टॉर्क जनरेट कर रहा है उसको पॉजिटिव मान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मान लीजिए और बनाइए। तो देखिए यहाँ से जो ये है, ये इसको बॉडी को कैसे घुमाएगा इसके अबाउट, ऊपर की ओर क्लॉकवाइज, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्लस परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड टॉर्क। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है, TA। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये है L इंटू TA, टेंशन इन A। अब ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम पॉजिटिव मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है तो mg इसको नीचे लाने का कोशिश करेगा, जो स्केल का मास है वो नीचे लाने का कोशिश करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको -L/2 पोजीशन पे है, और फिर से फोर्स कितना है, नॉर्मल है, तो इसको हम लिख सकते हैं L/2 mg। अब ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा जो मास है वो कितना लग रहा है, 3/1/4 पोजीशन पे। तो ये हो गया 1/4, मतलब L/4, और यहाँ पे आपका फोर्स कितना है, 3 mg का है। अब देखिए घुमा किधर रहा है, ऊपर घुमा रहा है कि नीचे, तो ये भी नीचे डाउन की ओर मूव करा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इतना इक्वल टू I इंटू 0 होगा, क्योंकि I अल्फा होता है। नेट टॉर्क इक्वल टू रियल में क्या होता है, I अल्फा होता है, और इसका वैल्यू आपको कितना है, एक 0 वेक्टर है, नल वेक्टर बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से L कट जाएगा, तो TA इक्वल टू कितना आएगा, तो सारा L खत्म हो गया। अब TA इक्वल टू हो गया, mg कॉमन हो गया, 1/2 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब 5 mg/4। यही आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन में आपको, अच्छा mg का प्रोडक्ट निकालना है ना, तो इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बॉल दिया हुआ है, और ये बॉल को क्या किया है, एक सीढ़ी के बगल में रख दिया है, और इस जगह का पॉइंट P है, और एक फोर्स लगा रहा है जो इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर है। अब बोला है कि बॉल मेरा जस्ट इसको लिफ्ट करेगा, तो ये रेडियस R है, इतना बात समझ में आया। और इस पॉइंट को बोला है P है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट को बोला है A है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए अगर हम रियलिटी में आपसे बात करें कि कोई बॉडी जस्ट लिफ्ट जब कर रहा होता है, जस्ट लिफ्ट कर रहा होता है, तो जस्ट लिफ्ट से पहले सोचिए क्या होता है।
तो अगर जस्ट लिफ्ट से पहले सोचेंगे तो इस दोनों बॉडी के बीच एक फोर्स mg का नीचे लग रहा होता है, और मान लीजिए इसको जस्ट लिफ्ट हम F फोर्स से कर रहे हैं और अभी F फोर्स इसको उठा नहीं पा रहा है, तो इस दोनों के बीच एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड N। तो इस पूरे का इक्वेशन बनेगा F माइनस N F प्लस N माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए बनेगा। अब अगर ये बॉडी जस्ट इससे ऊपर उठ रहा है, जस्ट ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स उस केस में कितना हो गया, 0, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स। ये कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स ही है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी अच्छा बुक बनाइएगा फिजिक्स में बहुत मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम डील कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे दो नॉर्मल फोर्स, एक यहाँ लग रहा होगा एक यहाँ लग रहा होगा। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स मान लीजिए कि N2 लग रहा है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स मान लीजिए N1 लग रहा है। तो अब हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे देखते हैं क्या क्या फोर्स है। तो एक फोर्स है N2 इस डायरेक्शन में, एक फोर्स है N1 परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन में, एक फोर्स है ये जो F जो हमको निकालना है, दैट इज F फोर्स। ये 3 फोर्स दिया हुआ है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP वेयर O इज द सेंटर ऑफ बॉल एंड M क्या है, मास है, R रेडियस है। तो हमको यही चीज को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो नीचे मेरा क्या होगा, नीचे हो जाएगा M इंटू जी। सारा फोर्स हम दिखा दिए। अब हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसमें कोई एक एंगल को एजम्पशन कीजिए, जैसे कि हम मान लीजिए कि इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम बोलेंगे तो ये एंगल मेरा अगर थीटा हो गया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब 2 एक्सिस लेके इसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो मान लीजिए कि यही एक्सिस हम लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। तो पहले फोर्स y डायरेक्शन का फोर्स देखते हैं। तो y डायरेक्शन में फोर्स है N1 प्लस F का इधर जो बनेगा साइन कंपोनेंट बनेगा साइन थीटा, क्योंकि फोर्स अगर F है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इधर वाला F साइन थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो F साइन थीटा हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, N का एक कंपोनेंट है कॉस ऊपर में, तो प्लस N2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, और माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू 0, क्योंकि बॉडी रुका हुआ है। तो अब जस्ट लिफ्ट का केस देखेंगे तो इसका वैल्यू को अगर 0 हम करेंगे तो कहेंगे जस्ट लिफ्ट हो रहा है। तो जैसे इक्वेशन आ जाएगा F साइन थीटा प्लस N2 कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन का फोर्स देखते हैं। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मेरा क्या है, एक F का कंपोनेंट है, तो F का कॉस कंपोनेंट है क्योंकि ये एंगल थीटा बन रहा है, और इसका N2 का साइन कंपोनेंट है, दोनों मेरा बैलेंस है। तो हम लिख सकते हैं N2 साइन थीटा माइनस F कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी क्वेश्चन में अगर सोचेंगे तो यहाँ से N2 का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। N2 इक्वल टू आ जाएगा आपका F कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो F का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो इसको इक्वेशन को भी हम लिख रहे हैं, तो यह आ जाएगा F साइन थीटा प्लस F, ये वैल्यू यहाँ पुट किए, F कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इतना माइनस mg इक्वल टू 0 है। बात समझ में, mg को उधर भेज देते हैं। तो इधर F लेके कॉमन ले लिए, नीचे बच गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। तो ये वैल्यू आपका 1 हो गया। तो F इक्वल टू सिंपल आ गया mg इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू ज्योमेट्री से आप यूज करना पड़ेगा,
क्योंकि थीटा तो एजम्पशन वाला एंगल है। तो देखिए ये आपका ऐसे है और ये ऐसे है, ये पॉइंट P है और यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये हो जाएगा R माइनस A, ये हो जाएगा R और ये एंगल है थीटा। तो साइन थीटा आपको निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू ये बाई ये होगा। तो इसका वैल्यू आपको क्या होगा निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर बाय R। यहाँ से आपका आ गया R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस में बचेगा, तो ये आ गया 2RA माइनस A स्क्वायर बाय R का रूट अंडर। तो यहाँ से F का वैल्यू आप निकल गया, F का वैल्यू क्या आ गया mg रूट अंडर 2RA माइनस A स्क्वायर बाय R। ये आपका ऑप्शन में दिया है, ये आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, सही है। ये 8 नंबर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे हम कुछ कंसेप्ट आपको आज बताएंगे, उस कंसेप्ट को आप यूटिलाइज कीजिएगा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। 8 नंबर और 9 नंबर ये दोनों क्वेश्चन क्या है ना, कंसेप्ट बेस पे है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है इन ए हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी हुज मास डेंसिटी वेरीज विथ रेडियस एज रो इक्वल टू k बाय r। r मेरा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गैलेक्सी। इफ ए प्लेनेट इज रोटेटिंग एट ए डिस्टेंस r नॉट फ्रॉम सेंटर ऑफ गैलेक्सी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट का टाइम पीरियड पूछा है इस क्वेश्चन में, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ग्रेविटेशन जो है वो भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज को लेके सब कुछ एजम्पशन करते हैं, लेकिन चार्ज में दो तरह का फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन भी होता है, एक रिपल्सन भी होता है। लेकिन मास के साथ दिक्कत है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर इसमें मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। लेकिन अगर आप रूल फॉलो कीजिएगा तो यहाँ अगर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं तो यहाँ भी आप गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपको पूरी तरह से रियलिटी में इलेक्ट्रोस्टेट में से आप क्वेश्चन बनाए होंगे, उसी को ये ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर दिया है और कोई स्पेशल वर्क नहीं किया है। तो आपको हम सिंपल सा बता रहे हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास चार्ज रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहता है तो हम क्या करते हैं, जितना क्लोज इनक्लोज चार्ज होता है तो फ्लक्स इक्वल टू गॉस बोलता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आप लिखिए। उसी प्रकार अगर मास है और किसी एरिया में अगर मास पैक हो रहा है तो अगर हम इसका फ्लक्स लिखेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड का जो फ्लक्स होगा, ग्रेविटी फील्ड का फ्लक्स ये हो जाएगा 4 पाई जी इंटू इनक्लोज मास। इस बात को याद रखिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। ये है गॉस लॉ इक्विवेलेंट टू यूज इन ग्रेविटेशन। ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, बस ये मेरा एग्जाम्पशन है, इतना साल का एक्सपीरियंस हमको ये करने के लिए बोलता है तो हम करते हैं। तो और हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू एक और होता है ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे ई फील्ड बनता है फोर्स ऑन यूनिट मास, सॉरी यूनिट चार्ज। यहाँ पे बनेगा फोर्स ऑन यूनिट मास, तो जी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन यूनिट मास, जी इंटू डी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्या बनेगा जी इंटू डी एस, और यहाँ पे प्लस क्या बनेगा ई इंटू डी एस। तो अगर इस दोनों को इक्वलाइज करते हैं तो ग्रेविटेशन जी इंटू डी एस, ये है ग्रेविटी फील्ड 9.8 नहीं है, ठीक है, ये ग्रेविटी फील्ड है किसी भी बॉडी से के लिए, ठीक है। तो g इंटू डी एस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई जी इंटू एम ई, और ये इक्वेशन आप कहीं भी जाके यूटिलाइजेशन में लगा सकते हैं। तो देखिए यही चीज इसमें बोला है कि जो मेरा मास दिया हुआ है गैलेक्सी का वो कांस्टेंट नहीं है। अगर मेरा बहुत बड़ा गैलेक्सी है तो ये वेरिएबल मास का गैलेक्सी है। मास मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज का, मास डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। क्यों, रो का वैल्यू आपको क्या दिया है, तो के कांस्टेंट बाय
आर डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपका एक अलग, सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या है, एक अलग डेंसिटी है। R2 डिस्टेंस पे देखिएगा तो ये अलग डेंसिटी है। तो हर एक जगह डेंसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो अगर हमको बोला है कि प्लेनेट, कोई भी अगर प्लेनेट यहाँ पे है पड़ा हुआ, आर डिस्टेंस पे कोई प्लेनेट है, तो ये मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये हर जगह मास को सोचिएगा, ये बढ़ते जा रहा है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो देखिए आर डिस्टेंस पे जो आपका पोजीशन है, इस जगह हम सोचेंगे ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, तो हम गॉस लॉ अगर यहाँ लगाएं तो ग्रेविटी फील्ड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर गॉस लॉ लगाएं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस आर डिस्टेंस पे जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, उसमें पहले मास कितना इंक्लोज होगा। तो सबसे पहले हम लोग सोच लेते हैं एम ई कितना होगा। तो एम ई इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू, अब डेंसिटी मेरा क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो सबसे पहले छोटा डेंसिटी के लिए मास निकाल, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई वेरिएबल डिस्टेंस आर पे एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं जिसका स्मॉल वॉल्यूम है dv और जिसका मास है dm। तो इसका मास है dm और इसका वॉल्यूम है dv। तो हम लोग बोल सकते हैं dm इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू dv होगा, और dv इक्वल टू क्या होगा, तो dv इक्वल टू इनर पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² होगा, और इंटू दिस थिकनेस को से हम गुना कर देंगे, एरिया को थिकनेस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो ये मिल जाएगा रो इंटू 4πr² इंटू dr। तो dr से हम गुना किया तो ये वॉल्यूम मिल गया। तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, कितना मास इंक्लोज होगा कोई भी आर्बिट्री डिस्टेंस r0 पे, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। अब रो का वैल्यू बैठा दीजिए, इसका वैल्यू k/r इंटू 4πr² dr, यहाँ से एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 4πr dr dm इक्वल टू, तो यहाँ से अब इंटीग्रेट करेंगे तो m इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 4πr dr 0 to r, इसका वैल्यू आ गया 2πr²। अच्छा एक कुछ छूटा हुआ है, k छूट गया है, k यहाँ लिख लीजिए, kr dr, तो यहाँ आ जाएगा k, ये जगह 2πr0 का स्क्वायर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बाय 2 होगा, 2 कट जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, वो मास आ गया जो मास उसके अंदर इनक्लोज होगा, ये इनक्लोज मास है 2πr0²। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे फील्ड कितना होगा। तो ये आप सिंपल इक्वेशन को लगाइए, तो g इंटू डी एस, इस डिस्टेंस पे अगर छोटा एरिया मेरा क्या बनता है ds, तो g इंटू डी एस इक्वल टू 4π क्या होगा, 4πgme। तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, तो इक्वेशन जो मेरा कन्वर्ट होगा वो किस में होगा, देख लीजिए। इस जगह हम थोड़ा सा स्पेस बना रहे, देखिए यहाँ से हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा g इंटू 4πr², टोटल एरिया हो गया, g हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 4πg इंटू एम ई, 4π कट गया, तो g इक्वल टू कितना आ गया, तो ये हो जाएगा r0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा g इक्वल टू gme/r0 का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए, तो यह आ जाएगा g इंटू 2πk/r0 का स्क्वायर अब बट्टा r0 का स्क्वायर। यहाँ r0 कैंसिल हो गया, तो g का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2πgk। ये बात समझ में आया। अब g इक्वल टू हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी में क्या जानते हैं, ω² r0 होता है।
हम लोग एक्सेलरेशन पढ़े हैं ना। एक्सेलरेशन जो होता है सेंटर की ओर, वो दो चीज़ होता है, या तो यहाँ जी का एक्सेलरेशन होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर आर नोट का एक्सेलरेशन होगा ना। तो हम लोग जी को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर नोट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई जी इंटू के। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई जी के बाय आर नोट का रूट अंडर। अब देखिए टाइम पीरियड हम बैठा देंगे, टाइम पीरियड बैठाएंगे तो ये आ जाएगा, हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहाँ 2 पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सॉरी ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, तो हो जाएगा आर नोट बाय 2 पाई जी के का रूट अंडर। ये 2 पाई से ये रूट टाइम्स में कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 2 पाई आर नोट बाय जी इंटू के। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा। तो देखिए इसमें कंसेप्ट को देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ग्रेविटेशन में, इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर हम 8 भी सॉल्व कर दिए। अब चलिए 9th क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिकली भी देखिए, देखे होंगे कि कोई भी लिक्विड को अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो साइड में जो लिक्विड होता है उसका हाइट बीच वाले लिक्विड से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसी का ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको 80 वर्मा में भी मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्मॉल एरिया पे कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये होगा ये वेरी करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको बोला h हाइट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। तो इसमें बोला है सिलिंड्रिकल कंटेनर कंटेनिंग वाटर रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द हाइट h राइजेस द वाटर सच दैट r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। वाटर जो इसमें है वो सब इक्विलिब्रियम में है। तो h का वैल्यू निकालना है, ये h कितना होगा। तो देखिए अगर आपको हम बोले कि कोई भी एक स्मॉल सा डिफरेंशिएट डिस्टेंस हम ले लेते हैं जिसका वैल्यू है dr थिकनेस, ठीक है। तो अगर हम इतना छोटा सा वैल्यू, बहुत ही पतला स्ट्रिप को हम थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं, ये स्ट्रिप जो है ये बहुत ही थिन है। तो अगर बहुत थिन स्ट्रिप होगा तो इसको अगर मैग्नीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, और ये लगभग क्या होगा, लगभग पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए इस छोटे से एरिया पे आप क्या सोचिए, एक स्मॉल मास सोचिए। ये मेरा क्या है, एक स्मॉल मास है, और ये स्मॉल मास अगर इसको हम ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं तो ये अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे मौजूद है, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम r सोचते हैं, मतलब यहाँ से क्या क्या सोचें आपको बता रहे हैं, फिर से एक रिमाइंड करा रहे हैं। r डिस्टेंस पे एक स्मॉल थिकनेस को हम कंसिडर किए। अब स्मॉल थिकनेस का एक तरफ हाइट ज़्यादा होगा और एक तरफ हाइट क्या होगा, कम होगा। तो इस जगह हम स्मॉल अगर मास को सोचेंगे तो स्मॉल मास पे इस साइड से जो फोर्स होगा और इस साइड से जो फोर्स होगा वो डिफर होगा। तो अगर ये स्मॉल मास है तो इस जगह हाइट मेरा ज़्यादा है और इस जगह हाइट क्या है, कम है। तो इधर का प्रेशर हम मान लेते हैं P2 है, इधर का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, और ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इतना समझ में आया, मतलब एक छोटा सा स्ट्रिप पे हम कंसीडर किए, और ये छोटा सा हाइट डिफरेंस दे रहा है, डेट इज नथिंग डेल से डेल h। तो अगर हम बोलेंगे P2 जो प्रेशर P2 है और P1 है उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू हो जाएगा रो जी डेल h, ऐसा कुछ होगा। तो अभी तो हमको फोर्स के बारे में लेना है। तो देखिए ये जो मास है, ये मास जब गोल गोल रोटेट कर रहा होगा, तो कोई भी बॉडी अगर गोल गोल रोटेट करता है तो कहीं ना कहीं से इसको फोर्स एक मिलता है जो अंदर की ओर एक्सीलरेशन जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर आर।
तो ये बॉडी अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये जब ऐसे रोटेट करा रहा है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, तो इसके सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन है, दैट इज नथिंग दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ये बात समझ में आया। अब मान लीजिए इस पूरे का मास कितना है, m, तो मास m इक्वल टू कितना होगा, m इक्वल टू हो जाएगा रो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी होगा ना। अब इधर से जो लगने वाला फोर्स है और इधर से लगने वाला जो फोर्स है, उस दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर का एरिया हम मान लेते हैं ए है, इधर का एरिया भी कितना होगा, ए होगा। तो दोनों तरफ का एरिया क्या होगा, ए होगा। तो इधर से लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा P2 इंटू ए, अब माइनस इधर से लगने वाला फोर्स हो जाएगा P1 इंटू ए, और इतना इक्वल टू क्या होगा, तो सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है, और मास कितना m है, तो लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इस दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं होगा। एक जगह हाइट अधिक है तो अधिक प्रेशर होगा, एक जगह हाइट कम है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ मास को हम सोच सकते हैं, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू इसका जो थिकनेस हम लिए हैं, इसका थिकनेस कितना लिए हैं, dr थिकनेस लिए, तो इंटू क्या हो जाएगा ये dr, और इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से आ जाएगा P2 माइनस P1, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू ए। अब P2 माइनस P1 का वैल्यू रो जी इंटू DH होगा, हाइट में डिफरेंस। तो इधर का हाइट मेरा 0 है, तो इधर का हाइट क्या है, DH ज़्यादा है। तो P2 माइनस P1 को हम लोग लिख सकते हैं रो जी DH, और ए तो कट गया, ये दोनों तरफ से कट गया, तो रो जी एच इक्वल टू कितना हो गया, इधर हो गया रो ए ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। ठीक है, यहाँ एक कट गया तो ये बचा, एक कट गया है तो एक को हटाए, तो यहाँ बचा रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इसको अब हम क्या करते हैं, सिंपल कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं कितना मेरा ओमेगा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा h हाइट के लिए, तो रो भी कट गया है तो इसको बेटा देते हैं, तो g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू h। क्यों, यहाँ से अगर 0 है तो यहाँ का हाइट टोटल कितना h है, तो 0 टू h का इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया g इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू h, और हो गया dh इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R दिया हुआ है, तो कैपिटल R इंटू डी आर। ये आपका कितना है, R है, R इंटू डी आर। तो यहाँ से इंटीग्रेट होकर आपका बनेगा, ये बन जाएगा G इंटू एच इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2। देखिए h का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गया, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2g, और ये ऑप्शन में शायद है। हाँ, तो देखिए यही ऑप्शन में है आपका 2 नंबर ऑप्शन में, तो ये 2 नंबर आपका करेक्ट है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा था, गॉस लॉ का यूटिलाइजेशन था उसमें। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन इतना है, फिर हम और आगे का क्वेश्चन आपको हम डील कर रहे हैं। इसके बाद हम लेते हैं हीट का, लाइट का, मैग्नेट का। तभी तक मैकेनिक्स का हम सारा क्वेश्चन आपको डील कर दिए।